दोस्तों आज हम आपके लिए एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी लेकर आए हैं जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। साल 2008 में हांगकांग में एक 16 साल की लड़की की लाश मिली जिसके कई टुकड़े किए गए थे। हालांकि मूवी की क्लाइमेक्स में इससे भी ज्यादा ब्रूटल तरीके से खून को करते हुए दिखाया गया है, तो कमजोर दिल वालों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इससे दूर रहें। बाकी अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जैमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि चाइना के एक छोटे से शहर डांगयान में रहती है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो अपनी माँ और बहन के पास हांगकांग शिफ्ट हो जाती है। एक दिन जैमी अपनी माँ हनाको और बहन सकुरा के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तब सकुरा हनाको से बताती है, माँ, जैमी एक मॉडल बनना चाहती है। वो इतना कहती है कि हनाको उस पर गुस्सा करने लग जाती है। जैमी भी गुस्से में अपने कमरे में जाकर एक मॉडल की फोटो दीवार पर लगाकर कुछ लिख देती है। यहाँ जैमी ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया होता है। जब एक दिन वो स्कूल में होती है तो उसके बगल में बैठी एक लड़की जैमी से पेपर कटर छीनकर अपने हाथ को काट लेती है। तभी जैमी की टीचर वहां पर आती है और वो उस लड़की के हाथ से खून निकलता देख जैमी को ही डांटने लग जाती है। कहती है, तुमने इसको रोका क्यों नहीं? जैमी डांटने लग जाती है कि मैडम, मुझे डांटने के बजाय आपको इसका खून रोकना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगी। अब दोस्तों, उस लड़की की क्या प्रॉब्लम रही होगी जो उसने ऐसा किया? खैर फिलहाल तो ये नहीं दिखाया जाता। फिलहाल तो जैमी टीचर की डांट से दुखी होकर स्कूल के चर्च में बैठी होती है। तब उसकी एक टीचर उससे बात करने आती है और पूछती है, बेटा सच बताओ, तुमने टीचर को उस लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया? जमी जवाब देती है कि मैं डर गई थी और मुझे लगता है सभी टीचर्स पता नहीं मुझसे क्यों नफरत करती हैं। हांगकांग में रहते हुए जमी को अब एक साल हो चुका था और ये साल था 2009। आगे कहानी 2010 में शिफ्ट होती है जहां हम ऑफिसर चैंग को देखते हैं जो कि एक वैन से कहीं जा रहा होता है। दरअसल किसी अपार्टमेंट के कमरे में बहुत सारा खून मिला है, इसलिए चैंग वहां अपने असिस्टेंट सैम के साथ जाता है। उस कमरे में इन्हें किसी लड़की की इयररिंग, सैंडल और दो लोगों की फोटोज मिलते हैं। साथ ही एक ओल्ड लेडी की फोटो भी वहां पर होती है। सैम चैंग से बताता है कि यहाँ पर एक जॉन नाम का लड़का रहा करता था जो कि कल एक लड़की के साथ यहाँ आया भी था और कल रात से जॉन भी गायब है। इस घटना के बारे में पुलिस को उसी अपार्टमेंट में रह रही एक बुजुर्ग महिला ने खबर दी थी। पूछने पर वो बताती है कि हाँ, पिछली रात मुझे इस कमरे से जोर जोर से कुछ काटने की आवाज आ रही थी। तब मैं इस कमरे के पास आई और बाहर से जॉन को आवाज देने लगी, लेकिन अंदर से किसी ने कुछ नहीं कहा और कुछ देर के बाद दरवाजे के नीचे से इस महिला का खून बाहर आते हुए दिखा मुझे। मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी और मैं वापस अपने कमरे में चली गई। इसी के साथ प्रेजेंट में जॉन को दिखाया जाता है जो कि डिलीवरी वैन ड्राइवर है और वो कुछ सामान डिलीवर करने के बाद एक जगह पर खड़ा हो जाता है। तब हमें न्यूज के जरिए बताया जाता है कि पुलिस को एक अपार्टमेंट में काफी सारा खून मिला है जो कि 16 साल की लड़की का है। पुलिस उस लड़की की बॉडी और जॉन की तलाश कर रही है क्योंकि ये खून जॉन ने किया है, ऐसा न्यूज में बता रहे होते हैं। यहाँ से सीन अब चैंग की सीनियर ऑफिसर मे पर जाता है जो कि चैंग से इस केस की सारी डिटेल्स पूछती है। तो चैंग बताना शुरू करता है कि जिस लड़की की मौत हुई है उसका नाम जैमी था। पहले वो चाइना के डोंगयान शहर में रहती थी और हाल ही में एक साल पहले वो यहाँ हांगकांग में शिफ्ट हुई है। असल में उसकी माँ ने जैमी के पिता से 7 साल पहले डाइवोर्स ले लिया था और वो हांगकांग आ गई थी। वीजा में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जैमी को वेट करना पड़ा और जब वीजा क्लियर हुआ तो जैमी हांगकांग आ गई और अपनी माँ और बहन के साथ रहने लगी। एक और बात है, जैमी एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो कॉल गर्ल बन गई। उसका खून उसके ही एक क्लाइंट ने किया है। उसने जैमी के सभी इनर पार्ट्स निकालकर उन्हें फ्लश कर दिया। चेहरे की स्किन को भी खींच कर निकाला ताकि उसका सर मिले तो चेहरे की पहचान ना हो सके। साथ ही उसने हड्डियों को भी अलग अलग करके बेच दिया। और जेमी का खून किसी और ने नहीं बल्कि जॉन ने किया है जो कि एक डिलीवरी वैन ड्राइवर है। और मुझे लगता है कि उस रात जॉन ने कोई ड्रग्स ली होगी, तभी उसने जेमी का खून करके ये सारी चीजें की उसकी बॉडी के साथ। अब चैंग एक ऑफिसर के साथ हनाको से पूछताछ करने के लिए जाती है जो कि ये मानने को तो तैयार ही नहीं होती कि उसकी बेटी मर चुकी है। वो कहती है कि जेमी बिल्कुल अपने बाप की तरह थी। उसका हाइट ज्यादा नहीं था पर फिर भी वो मॉडल बनना चाहती थी। इस तरह उसका बाप भी बदसूरत था। जेमी मरी नहीं बल्कि वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। दरअसल अभी तक जैमी की लाश नहीं मिली होती है, इसलिए वो ये सब कह रही होती है। बाकी तो वैसे उन्हें भी पता है कि उनकी बेटी इस दुनिया में है नहीं। जब उन्हें चैंग संभालता है तब जाकर वो इस सच को स्वीकार करती है और फूट फूट कर रोने भी लग जाती है। कहानी 2009 में जाती है जहां हम हनाको को देखते हैं जो कि एक बार रेस्टोरेंट में सिंगर है। वो जब घर आती है तो वहां पर जेमी और सकुरा टीवी देख रहे होते हैं। हनाको जेमी से कहती है कि तुम्हें याद है तुम्हारे बर्थडे पर जो इयररिंग मेरी दोस्त ने तुम्हें दी थी, एक काम करो उसे वापस कर दो। वो उसकी बेटी के थे और बदले में उन्होंने ठीक वैसी इयररिंग दी है। इस पर जैमी उन्हें इयरिंग उतार कर दे देती है और उस इयरिंग को डस्टबिन में फेंक देती है। अब ये देखकर हनाको उसको जोर का थप्पड़ भी मारती है। दरअसल ये इयरिंग उसकी दोस्त ने ही हनाको से वापस मांगी थी और यही इयरिंग क्राइम स्पॉट से पुलिस को भी मिली। सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर जॉन खुद ही पुलिस स्टेशन में आकर सरेंडर कर देता है। वो बताता है कि मैंने ही जैमी को मारा है। अब चैंग उससे कहता है कि तुम जो बोल रहे हो उससे तुम्हें उम्र कैद हो सकती है, तुम्हें पता है ना? जॉन भी कहता है कि मैंने जो किया मैं वही बता रहा हूँ। पर चैंग को उस पर विश्वास नहीं होता कि इतनी आसानी से ये सरेंडर कैसे कर रहा है। फिलहाल चैंग सैम के साथ जॉन के दोस्त टाइलर को पकड़ने के लिए जाता है। जिसे ये एहसास हो जाता है कि चैंग पुलिस वाला है, इसलिए टाइलर वहां से भाग जाता है और फिर किसी तरह चैंग उसे पकड़ ही लेता है। पुलिस स्टेशन में टाइलर से पूछताछ करने के लिए सैम आता है। उन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है और टाइलर सैम को अच्छे से धो भी देता है। फिर ये देखकर टाइलर से पूछताछ करने के लिए खुद चैंग जाता है जो टाइलर से कहता है, तुम खुद बताओगे या मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूं? इस पर टाइलर बताना शुरू करता है और सीन जाता है फ्लैशबैक में जहां टाइलर जॉन को उसकी मां की फोटो दिखाते हुए चिढ़ा रहा था। उसी दौरान जॉन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, लेकिन शायद टाइलर उसका इकलौता दोस्त था इसलिए जॉन उसे कुछ नहीं बोला।
अब चैंग टायलर से जॉन के परिवार और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। टायलर बताता है कि जॉन की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी। बाकी अपने पिता से वो बात तक नहीं करता था। रही बात गर्लफ्रेंड की, तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। इस पर चैंग टायलर को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए ये पूछता है, तो फिर ये कौन है? और दोस्तों, ये फोटो चैंग को जॉन के कमरे से मिली थी। टायलर बताता है कि जॉन की गर्लफ्रेंड नहीं है ये लड़की, इसका नाम तो लिली है। हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि जब जॉन लिली का सामान लोड कर रहा था, तब एक पुलिस वाले ने उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, मगर लिली ने उसे कोई भाव नहीं दिया। जॉन ने उसके जाने के बाद हिम्मत करके लिली से उसका नंबर मांगा, तो लिली ने बताया कि जिस नंबर से मैंने अभी तुम्हें फोन करके बुलाया वो मेरा ही नंबर है। फिर अगले सीन में हम लिली और जॉन को जॉन के रूम में देखते हैं, जहां पर टायलर आ जाता है। और जब लिली वॉशरूम में थी, तब टायलर ने अंदर झांकने की कोशिश की थी। ये देखकर जॉन को गुस्सा आ गया और फिर उसने टायलर को अच्छे से धो दिया। हालांकि लिली बाहर निकलकर उसे रोकती है और वहां से चली जाती है। टायलर को यहाँ पर ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसके दोस्त ने एक लड़की के सामने उसे मार दिया। वापस पूछताछ के समय में आ जाओ। चैंग का अगला सवाल ये होता है कि आखिर जब जॉन ने जेमी का खून किया, उस दौरान उसने तुम्हें कॉल क्यों किया? असल में जब टायलर उस वक्त सलून में था, तब जॉन का उसे फोन आया और जॉन ने उससे कहा था कि मुझे नहीं पता था कि एक पतले दुबले शरीर में इतना मांस हो सकता है। अब आगे चैंग सर्च टीम को जेमी की बाकी की बॉडी को ढूंढने के लिए एक लेक में भेज देता है। ये देखकर सैम कहता है कि अरे तुम परेशान क्यों हो, उसकी बॉडी अब नहीं मिलेगी। फिलहाल चैंग जेमी की बहन सकुरा से मिलने जाता है। सकुरा बताती है कि जेमी जब से हांगकांग आई थी, तब से उसे न जाने क्या हो गया था। उसने कुछ दिनों के बाद स्कूल भी छोड़ दिया और पैसे कमाने के लिए वो काम करने लगी। और ये उसने गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया था। यहाँ चैंग देखता है कि एक हाई हील सैंडल्स पड़ी हुई है। सकुरा बताती है कि ये सैंडल्स जेमी की है, उसकी हाइट कम थी और उसे मॉडल बनना था, इसलिए वो ऐसी सैंडल्स पहनती थी। इसी के साथ सीन पास्ट में जाता है, जहां हम जेमी को देखते हैं। वो तैयार होकर एक मॉडलिंग ऑडिशन में जाती है, जहां फोटोशूट के दौरान एक आदमी की नजर जेमी पर पड़ती है। प्रेजेंट में चैंग जेमी के अंकल से मिलता है और पूछता है, क्या आपको पता था कि जेमी जिंदा नहीं रहना चाहती थी? अब जेमी के अंकल कहते हैं कि अगर आपको सबूत नहीं मिल रहा है या आप उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप उसके पिता से मिलिए, जो कि गांव में रहते हैं और फार्मिंग वगैरह करते हैं। अब दिखाया जाता है कि जब भी फुटबॉल में मैनचेस्टर की टीम जीतती थी, तो जेमी अपने पिता को इस बारे में फोन करके बताती थी। दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते थे, लेकिन जेमी को पैसे कमाने थे। आगे दिखाया जाता है कि जेमी को जिस आदमी ने फोटोशूट के दौरान देखा था, उसने जेमी को नौकरी दे दी है। जेमी आवाज लगाकर रास्ते में गुजर रही लड़कियों से मॉडलिंग का फॉर्म भरवा रही होती है, पर तभी अचानक से उसकी सैंडल्स की हील टूट जाती है और इस पर उसका बॉस उसको फटकार भी लगाता है। तो जेमी धूप में नंगे पैर ये काम करने लग जाती है। यहाँ एक लड़की जेमी से कहती है कि तुम भी तो खूबसूरत हो, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं कर रही? जेमी उदास होकर बताती है कि मेरी हाइट ज्यादा नहीं है ना, इसलिए मुझे असिस्टेंट के तौर पर एक मॉडलिंग कंपनी ने काम दिया है, बस इतना ही काफी है। फिर काफी सारे फॉर्म भरने के बाद जेमी अपनी बॉस को दे देती है, जो कि इतने फॉर्म्स को देखकर बड़ा खुश होता है। वो जेमी को ट्रीट के साथ थोड़े पैसे दे देता है, क्योंकि उसने सिर्फ 2 घंटे ही काम किया था। जेमी उससे कहती है कि मैं और काम कर सकती हूँ, पर वो कहता है कि मेरे पास तो रोज इतना ही काम रहता है। अब जेमी को एक बर्गर शॉप के बारे में पता चलता है। वहां जॉब थी, तो जेमी वहां पर काम करने लग जाती है। साथ ही उसकी वहां पर काफी फ्रेंड्स भी बन जाती हैं और उन्हीं फ्रेंड्स ने जेमी को धंधा करने के बारे में बताया। प्रेजेंट में दिखाते हैं तो चैंग हानुका से बताता है, जॉन के मुताबिक जेमी ने उससे कहा था कि मुझे मार डालो। इसीलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से जेमी ने ऐसा बोला और जॉन की मानसिक स्थिति इतनी खराब क्यों थी कि उसने ऐसा कर भी दिया। फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि जेमी अब एक कॉल गर्ल बन गई है। वो एक आदमी से इंटीमेट होने के बाद एक ज्वेलरी शॉप पर जाती है और ठीक वैसी इयररिंग्स खरीदती है जैसी हनाको की दोस्त ने उससे वापस ले ली थी। ये खरीदकर जेमी को काफी खुशी मिलती है। इसके बाद जेमी का अगला क्लाइंट था हैप्पी, जो कि रोड पर जेमी का एक पोस्टर देखता है। उसे देखकर हैप्पी जेमी से इंप्रेस हो जाता है। फिर दोनों एक जगह जाकर इंटीमेट होते हैं और कुछ देर के बाद बातें भी करते हैं। सीन इसी के साथ जॉन पर आता है, जो कि जेमी की बॉडी को बाथरूम में लेकर जा रहा है। प्रेजेंट में ठीक उसी जगह का सीन पुलिस वाले रिक्रिएट करते हैं। यहाँ लाश की जगह एक डमी का इस्तेमाल किया होता है उन्होंने। इसके बाद चैंग मे से कहता है कि जॉन की माँ की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और जॉन के पिता कार चला रहे थे। क्या मुझे उस केस की फाइल मिल सकती है? मे भी कहती थी कि उसका तुम क्या करोगे और तुम्हें जेमी के केस की रिपोर्ट देने में कितना टाइम लगेगा। और चैंग कहता है कि कल सुबह आपको पक्का रिपोर्ट मिल जाएगी। बाद में चैंग जैसे बाहर निकलता है, तो उसे जॉन पकड़ लेता है और उसका मुंह बांधकर उसको मारने के लिए एक जगह पर लेकर जाता है। ओह, दरअसल ये चैंग का सपना था। वो ऑफिस में ही सो गया था। सुबह मे चैंग से रिपोर्ट मांगती है, तो वो कहता है कि रिपोर्ट मेरी डेस्क पर रखी हुई है। मैं वो रिपोर्ट देखती है तो चैंग ने काफी अच्छा काम किया था। रिपोर्ट को देखकर वो इंप्रेस भी हो जाती है। फिर वो ये रिपोर्ट रिचल नाम के एक ऑफिसर को देती है, ताकि वो इसे समराइज कर दे। रिचल में से बताती है कि जेमी के केस में जो बुजुर्ग महिला वेटरेस थी, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है और ये उसकी कैट है। मैं कहती है कि ये कैट तुम चैंग को दे दो, वो बेचारा अकेला रहता है इसलिए। रिचल कैट चैंग को दे देती है और साथ ही वो उससे बताती है कि पता चला है लिली एक बुजुर्ग आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी, फिर उसे उसी आदमी के बेटे से प्यार हो गया। जिस बात का पता जब उस आदमी को चला, तो उसने लिली को छोड़ दिया। इसके बाद वो जॉन से मिली। एक दिन इन दोनों की भी किसी बात पर लेकर लड़ाई हो गई और लिली जॉन को भी छोड़कर चली गई। यहाँ चैंग रिचल को वो वर्ड्स दिखाता है जो जेमी ने अपने घर की दीवार पर लिखे थे। वो कहता है कि इनका क्या मतलब है, मुझे ये पता करना है अब। सीन यहाँ से जाता है फ्लैशबैक में, जहां हम देखते हैं कि एक रात कोई क्लाइंट जेमी को कॉल करके बुला रहा था, लेकिन वो उसे मना कर देती है। बल्कि वो तैयार होकर रात को अपनी बहन से ये कहकर निकल जाती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ। वो असल में हैप्पी से मिलने जा रही थी, उसे हैप्पी से प्यार हो गया था।
पर आज जब हैप्पी उससे मिलता है तो वो उसका गला पकड़कर उसको एक लड़की के सामने लेकर आता है और उस लड़की से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस जैसी ये दूसरे आदमियों के साथ सोती है इससे प्यार करूंगा। वो लड़की विश्वास तो नहीं करती पर जैमी हाँ बोल देती है कि हाँ ये सही कह रहा है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के जाने के बाद जैमी काफी उदास हो जाती है। वो पार्क में जाकर बैठकर सोचने लग जाती है क्योंकि एक बार हैप्पी ने उससे कहा था कि तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती, और जवाब में जैमी ने बोला था अगर मैं ये नहीं करूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। उस समय ये बात सुनकर हैप्पी वहां से चला गया और यही सब सोचकर जैमी दुखी हो रही होती है। तभी वो यहाँ पर एक बच्ची को खेलते हुए देख उससे कहती है आखिर तुम यहाँ रात में क्या कर रही हो, तुम्हें बाहर नहीं होना चाहिए। वो बच्ची भी जवाब देती है तो फिर तुम यहाँ पर क्यों हो, और इस पॉइंट पर दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस बच्ची की माँ तभी वहां आकर उसको बुलाने लग जाती है। इस पर बच्ची जैमी से कहती है कि दीदी कल भी आप मुझसे मिलोगी ना। जैमी भी हाँ बोल देती है। अब उसके जाने के बाद जैमी को जो क्लाइंट आने के लिए कह रहा था उसको वो कॉल करके कहती कि बताओ कहाँ पर आना है। प्रेजेंट टाइम में जॉन की कोर्ट में पेशी होती है। वो यहाँ बताता है कि मैंने जब जैमी का दम घोटकर उसे मार डाला तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तब मैंने कुछ सोचा और जैमी के गले में एक कट मारा। ऐसा करने से उसकी बॉडी का सारा खून 10-15 मिनट्स में निकल गया। खून निकलने के बाद मैंने उसके गले से लेकर नीचे तक कट मारे। यही वो वक्त था जब मैंने टायलर को कॉल करके कहा था कि ये बॉडी दिखने में पतली लगती है लेकिन मांस काफी ज्यादा है। आगे फिर मैंने जैमी की बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स निकाले और उन्हें फ्लश कर दिया। फिर मैंने उसके सर को चाकू की मदद से बड़ी मुश्किल से अलग किया। फिर उसकी स्किन चीर कर निकाली। बाकी उसके हाथ पांव काफी पतले थे तो उन्हें काटने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे। उसके शरीर का सारा मांस मैंने काट कर निकाला। फिर बारी आई हड्डियों की, उन्हें मैंने एक एक करके काटना और तोड़ना शुरू किया। सबसे ज्यादा वक्त मुझे उसके बैकबोन काटने में लगा। हालांकि मैंने कई कसाईयों को काम करते देखा था तो उसी की तरह मैंने भी इसको काटा। बाद में मैंने जैमी का सर एक लेक में फेंक दिया जो कि आप लोगों को मिला। यहाँ ये सब सुनकर जैमी की माँ और बहन बहुत रोती हैं। जॉन को होती है उम्र कैद की सजा। इसके बाद चैंग अपनी बेटी से मिलने जाता है। असल में चैंग का उसकी बीवी से डाइवोर्स हो चुका है और उसकी बेटी भी उसकी बीवी के पास ही रहती है। यहाँ चैंग की बेटी उससे जेमी के बारे में पूछती है तो वो पूछता है कि तुम्हें जेमी के बारे में कैसे पता चला। इस पर वो बताती है कि मैंने और मम्मी ने आपको टीवी पर देखा था, वहीं मैंने जेमी का नाम सुना। अब बच्चों को ये सब चीजें नहीं बतानी चाहिए, इसीलिए चैंग बातों को घुमाते हुए अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारी माँ मुझे टीवी पर देख सकती है लेकिन मुझसे मिलने नहीं आ सकती, देखो कैसी है। फिलहाल ये बात तुम उनके बॉयफ्रेंड को मत बताना। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब मॉम उनके साथ नहीं रहती। बेटी को उसके घर छोड़ने के बाद चैंग अपनी एक्स वाइफ से मिलता है। उसका हालचाल लेने के बाद कहता है मैंने अभी तक जेमी के पिता को उसके बारे में नहीं बताया है क्योंकि मुझे पता है कि बेटी को खोना क्या होता है। इस केस ने चैंग पर काफी असर डाल दिया था। वो रोने लग जाता है। फिर उसे उसकी एक्स वाइफ संभालती है और चली जाती है। चैंग उसे रोकना चाहता था पर कुछ नहीं कर पाता। आगे वो जॉन से मिलने के लिए जाता है। वो जॉन को कुछ किताब देता है ताकि वो बोर ना हो। इस पर जॉन कहता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम किस लिए यहाँ पर आए हो ये बताओ। चैंग बताता है कि जब तुम छोटे थे तब तुम अपने परिवार के साथ जब गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो वहां पर एक एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हो गई। जाहिर है इसका सदमा तुम्हारे दिमाग में पड़ना ही था। इस वक्त तुम्हारे पिता की हालत ठीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा बीमार है। मैं जब तुम्हारे पिता से मिलने और उन्हें तुम्हारी गाड़ी की चाबी देने गया तो वहां मेरी मुलाकात तुम्हारे साइकेट्रिस्ट से हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि तुम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित रह चुके हो। तुम्हारा इलाज उन्होंने ही किया था। फिर तुम्हारी जिंदगी में लिली आई जो कि टॉक्सिक और पैसे की भूखी थी। इस कारण उसने तुम्हें धोखा दे दिया और तुम्हारे अंदर औरत को लेकर नफरत भर गई। नहीं तो क्या ही कारण हो सकता है कि तुमने जेमी को मार डाला होगा। वो तो तुमसे पहली बार मिली थी, ना तो उससे तुम्हारी कोई दुश्मनी थी, ना ही उसको मारकर तुम्हें कोई फायदा होने वाला था। इस पर जॉन कहता है मेरी ना तो जेमी से कोई दुश्मनी थी और ना ही मैं औरतों से नफरत करता। मुझे नफरत है लोगों से। जब जेमी ने मुझसे कहा कि मुझे मार दो तो मैंने उसे मार दिया क्योंकि मुझे लगता था कि वो भी पैसों की लालच में लिली की तरह हो जाएगी। उस वक्त मैंने जो भी किया पूरे होश और हवास में किया। कोई ड्रग्स नहीं लिए थे मैंने। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, उस दिन मैंने एक की नहीं बल्कि 2 जान ली थी। और फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि जॉन के हाथ में जेमी का बच्चा था, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी। जेमी हैप्पी के बच्चे की मां बनने वाली थी। उसने जॉन से खुद को मारने के लिए इसलिए कहा क्योंकि हैप्पी ने उसे छोड़ दिया और वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हमें दिखाया जाता है कि जॉन से जेमी की मुलाकात ऑनलाइन हुई। दोनों के बीच चैट हुई। हालांकि उस रात वो पहली बार जॉन से मिली थी। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सब जानते थे। उन्होंने वो एक दूसरे से बातें शेयर भी की। यहाँ जेमी ने ही जॉन से खुद को मारने के लिए कहा और जॉन ने थोड़ा सोचने के बाद उसे तुरंत मार दिया। देखा जाए तो दोनों ही दिमागी रूप से बिल्कुल सही थे। सीन शिफ्ट होता है 2012 की तरफ, जहां चैंग जेमी के घर जाता है। वो देखता है कि सकुरा का अब एक बच्चा है। सकुरा का एक बॉयफ्रेंड था, ये बच्चा उसी का है, पर उसने अब सकुरा को छोड़ दिया है और वो इसे अकेले पाल रही है। फिर चैंग के पूछने पर हनाको बताती है मैंने जब जेमी के बारे में उसके पिता को बताया तो वो बहुत ज्यादा दुखी थे। बात खत्म होने के बाद चैंग जेमी के कमरे में उसी मॉडल पोस्टर को देखता है जिसके पास उसने कुछ लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि एक ऐसा कमरा जिसमें से हमेशा खूबसूरत नजारा दिखता हो। इस मॉडल के रूप में जैमी हमेशा खुद को इमेजिन करती थी। उसकी कुछ यादों को दिखाया जाता है। साथ ही उस बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अगले दिन जैमी का इंतजार कर रही थी, वही छोटी बच्ची जो उसको पार्क में मिली थी। पर जैमी तो अपना वादा निभा नहीं पाई क्योंकि जैमी इस दुनिया में है ही नहीं। इसके बाद आखिर सीन में हम चैंग को उसके घर में देखते हैं, जो कि अब अकेला नहीं बल्कि उसके साथ वो कैट भी है जो उसे रेचल ने मे के कहने पर दी थी। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है दोस्तों।